कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सानवी कुछ डरी सी थी। उसमें शिखा जी का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि शायद अब वो उससे नफरत करने लगी हो, लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ गई हो लग रहा है। व्योम की बात पर वो उसे देखने लगी। जितना मैं जानता हूँ इस हिसाब से तुम्हारी फैमिली अकेले इतने बड़े शहर तो भेज नहीं सकती, तो क्या? जस्ट शट अप, ओके। आपको क्या लगता है कि मैं भागी हूँ अपने घर से? उसने अकड़ से चिल्लाते हुए कहा। तो व्योम ने अपनी आंखें बंद कर ली। कभी नहीं बदल सकती ये, कभी भी नहीं, कुछ भी हो जाए, वो बड़बड़ाया। उसे अब चुप रहना ही ठीक लगा। व्योम के मन में अभी भी कई सवाल थे, पर उसे ये भी पता था कि ये लड़की इतनी आसानी से और सीधे तरीके से उसे तो कोई जवाब दे नहीं सकती। वहीं सानवी जाने कितने दिनों बाद ऐसे आज अपने पुराने रूप में थी, जिसमें वो खुलकर किसी से बोल रही थी, लड़ रही थी। क्या क्या नहीं झेला था उसने पिछले साल में, पर किसी को जरा भी भनक नहीं लगने दी, खासकर अपने परिवार को। इतने दिन बाद कोई उसके साथ था जिसे वो जानती थी, और साथ ही ये भी कि वो शख्स अच्छा है, उसकी परवाह कर रहा है। पर अपनी अकड़ने और बचकानी हरकतों में वो बहुत कुछ छुपा रही थी। उसने पीछे से सर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। पापा की हेल्थ पता नहीं कैसी होगी। अभी अगर फ़ोन किया भी तो पक्का उन्हें मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, और अब शायद खुद को संभाल भी ना सकूँ। भैया भी तो कितना बदल गए हैं, जिन्हें अपनी बिट्टी से कोई मतलब नहीं, कैसी हूँ, कैसे जी रही हूँ, ये सब कुछ नहीं बता सकती। आखिर पापा ने कितनी उम्मीद से मुझे उसके साथ भेजा था, कितने खुश थे सब, सब खुश थे। पर मैंने तो नाटक ही किया उसके सामने खुश होने का, ताकि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। अपने फैसले पर उन्हें अफसोस ना हो कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत गलत फैसला लिया था। माँ की बहुत याद आ रही है, मन हो रहा है कि उनकी गोद में जाकर लेट जाऊं और फिर कभी ना उठूं। कितना दिन हो गया सबसे मिले, जब पापा आए थे तभी मुलाकात हुई थी, और माँ से तो वो भी नहीं। एक मेड ने घर का डोर खोला। व्योम ने अंदर कदम रखा, पर अपने बगल सानवी को ना देख वो पीछे मुड़ा तो देखा वो दरवाजे के बाहर ही रुकी थी। व्योम ने अपने कदम पीछे लिए और उसकी हथेली थाम ली। सानवी ने कुछ हैरानी से उसे देखा। अंदर चलो, मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं सब संभाल लूँगा, वो बोला। सानवी को जाने क्यों उसकी आंखें एक भरोसा दिला रही थी कि सब संभाल ही लेगा, वो कुछ भी हो। वो अंदर आई तो देखा कितना बड़ा घर था व्योम का। ऐसा तो बस उसने मूवी या फ़ोन में ही देखा था। जैसे कोई बड़ा सा होटल लग रहा था। जितना बड़ा इसका हॉल था उतने में तो सानवी का पूरा घर बना था, और फूलों रंगीन लाइट से हो रही सजावट उसे और भी सुंदर बना रही थी। व्योम, ये कौन है? काजल, जो कि डेकोरेशन वालों को कुछ न कुछ बता रही थी, उसने जैसे ही व्योम के साथ सानवी को देखा तो पूछ बैठी, क्योंकि उसने सानवी को नहीं देखा था। बिट्टी, काजल की आवाज़ सुन शिखा जी भी आ गई थी। वो सानवी को व्योम के साथ देख उसका नाम ले, जहाँ पहले उसे देख वो कुछ हैरान हुई थी, उनके चेहरे पर कुछ गुस्सा छा गया। शिखा जी बोली, व्योम, ये लड़की हमारे घर में क्या कर रही है, वो भी आज के दिन? काजल को अपनी मॉम के सख्त रवैये से कुछ कुछ संदेह हुआ कि ये वही सानवी है। वहीं सानवी ने व्योम का हाथ कसकर पकड़ लिया था, घबराहट में। मॉम, मैं लेकर आया हूँ इसे। क्यों? तुम जानते हो कि मुझे नहीं पसंद ये, पर क्यों? कल तुम्हारी एंगेजमेंट है और आज इसे पता नहीं कहाँ से उठा लाए। मैं कोई अपशगुन नहीं चाहती। आंटी, मैं नहीं आ रही थी, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ कोई फंक्शन है, वो सिसकते हुए बोली। मॉम, आप इसकी हालत देख रही हैं ना, मेरी वजह से इसे इतनी चोटें आई हैं। ये अभी कहीं जाने की हालत में नहीं थी, इसलिए मैं ले आया अपने साथ। आप कब से ये सगुन अपशगुन की बातें करने लगी? और दूसरी बात, सानवी अपशगुनी कैसे हुई, ये बताइए। व्योम को ये सब जरा भी पसंद नहीं था कि कोई वाह आडंबर के चलते किसी पर सवाल उठाए। मॉम, रहने दीजिए ना, कुछ दिन में ठीक होते ही चली जाएगी। वैसे भी ये एक्सीडेंट केस है, पुलिस तक गया तो बहुत झमेला होगा। काजल दोनों के बीच बढ़ती बहस को शांत करती हुई बोली। शिखा जी कुछ पल के लिए चुप रहीं और फिर दूसरी तरफ चली गईं। व्योम समझ गया था कि उसका ये फैसला उन्हें पसंद नहीं आया, पर फिर भी कुछ कर नहीं सकता था।
दी, आप गेस्ट रूम दिखा दीजिए सानवी को, मैं आता हूँ। मॉम को देखकर व्योम ने कहा तो काजल ने पलकें झपकाई। आओ मेरे साथ, काजल ने कहा तो वो बोली, दी रहने दीजिए, मैं माँ बेटे के बीच किसी भी झगड़े या नाराज़गी की वजह नहीं बनना चाहती। मैं आना भी नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे अच्छे से पता था आंटी मुझे देखकर बहुत नाराज़ होंगी। वो तो बस डॉक्टर साहब ही नहीं माने। देखो सानवी, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया है और क्या गलती व्योम से हुई थी, या फिर क्या था तुम दोनों के बीच। अगर बात बस इतनी थी कि तुम दोनों एक दूसरे को नहीं पसंद करते थे और रिश्ते के लिए मना कर दिया था तो कोई बात नहीं। हाँ, तरीका गलत था, पर बच्चा मेरा भाई बहुत समझदार है। अगर वो तुम्हें यहाँ लेकर आया है तो कुछ सोच कर ही। और रही बात मॉम की, तो तुम उनकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मॉम को कैसे मनाना है उसे बहुत अच्छे से पता है। देखना अभी कुछ देर में ही कितना खुश नजर आएंगे। हाँ, पर तुम्हें कुछ टाइम देना होगा सब कुछ ठीक होने के लिए। काजल ने उसके गाल पर हाथ रखकर बहुत ही प्यार से कहा। सानवी को उसमें कोमल की झलक दिख रही थी, बिल्कुल वैसे ही काजल भी थी। वो बस इतना ही बोली। दी, आज कुछ स्पेशल है क्या? उसने चारों तरफ बिखरी सजावट को देखते हुए आखिरकार पूछ ही लिया उससे। कल व्योम की एंगेजमेंट है ना, तो बस उसी की तैयारियां हो रही है, काजल ने कहा। अब तक दोनों गेस्ट रूम में आ चुकी थी। जाओ तुम आराम कर लो और यहीं रहना, मैं कुछ खाने को भिजवाती हूँ, काजल ने कहा और चली गई। व्योम की एंगेजमेंट के बारे में सुनकर उसे पता नहीं कुछ खास अच्छा नहीं लगा। रिलैक्स सानवी, तुझे क्यों बुरा लग रहा है? तू भी तो बहुत आगे बढ़ गई है, तो वो भी बढ़ रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है किसके साथ? वैसे भी ये तो अच्छी बात है कि किसी को तो परफेक्ट पार्टनर मिले जैसा उसे चाहिए। हाँ, पर तेरी ही किस्मत इतनी बुरी थी कि कुछ मनचाहा नहीं मिला, या यूं कहें मिलकर भी अच्छा नहीं हुआ। इनको उस दिन शादी से मना किया था क्योंकि उस टाइम लगा था कि बोलते बोलते वो चुप हो गई। उसका गला सूख रहा था, उसने पानी पिया और दर्द भी होने लगा था उसे, तो वो बिस्तर पर बैठ गई। उसने अपने सूट की बाजू ऊपर की तो उस पर वो जलने का निशान देखकर आंखों में नमी आई। उसने धीरे से उसे छुआ, दर्द से आंखें बंद हो गई उसकी। मैं अब कभी उस दलदल में वापस नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं, कुछ भी हो जाए, वो खुद से ही बोली और अपनी आंखें बंद कर ली। सानवी किचन में काम कर रही थी कि एक लड़का उसके पास आया। वो काफ़ी खुश लग रहा था। सानवी, तुम्हें पता है मेरा प्रमोशन हो गया, इसके लिए बहुत मेहनत की है यार मैंने, वो खुश होकर बोल रहा था। और इसी के साथ उसने सानवी के कंधे पर से उसका टाप खिसका दिया और उस पर अपने हाथ रखे। बर्तन धुलते उसके हाथ रुक गए थे और वो चिढ़ गई। वो उसका हाथ झटक दी। जुड़ा नहीं हो रहा, तेरे नखरे उठाते उठाते थक चुका हूँ। जरा सा भी छूने पर बस रौब जमाती है। बीबी है मेरी और हक बनता है मेरा तुझ पर। हक? तभी जिंदा लाश बना कर रख दिया है मुझे तुम सब ने। जिस दिन कंप्लेन कर दी ना मैंने पुलिस में, तुम्हारी और तुम्हारे इस घटिया खानदान की जेल में ही नजर आओगे सब, सानवी ने उसे धमकी देते हुए कहा। वो कब किसकी सुनती थी जो आज सुन लेती। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। तेरे बाप ने कोई खजाना नहीं नाम कर दिया था जो तुझे पलकों पर बैठा कर रखूं। तुझे तो एहसान मानना चाहिए कि अभी तक अपने पास रखा है, लेकिन नहीं, तुझे तो बस हमेशा किचकिच करनी होती है। पुलिस में जाना है हमारी शिकायत करने, आज बताता हूँ मैं तुझे। उसने सानवी का हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया था और वहीं रखा गर्म चिमटा उसके हाथ पर रख दिया। एक दर्द भरी चीख गूंज उठी थी जहाँ ये आवाज़ सब सुन रहे थे, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वो लड़का उसे टेढ़ी मुस्कान देते हुए वहीं छोड़कर जा चुका था। माँ, सानवी ने आंखें बंद करते ही वो सब याद आने लगा था। वो झट से जाग गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और रो पड़ी। आज व्योम और प्रेरणा की सगाई थी। व्योम गेस्ट रूम में आया तो देखा सानवी घुटनों पर सिर रखे बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे जिसे देख व्योम कुछ समझ सके। मैं अंदर आ जाऊं? सानवी ने नज़र उठाकर उसे देखा और मुस्कुराई। आपका ही घर है, वो बोली और बिस्तर से उठ खड़ी हुई। व्योम के हाथ में एक बैग था। बाहर सबके साथ डिनर के लिए क्यों नहीं आई थी कल और आज भी सुबह? कहते हुए उसकी नज़र टेबल पर गई जहां खाना वैसे ही रखा हुआ था। मतलब साफ था कि उसने रात में खाना नहीं खाया था।
मुझे भूख नहीं थी, मैं सो गई थी बस इसलिए ही। सानवी ने जैसे ही उसे खाने की तरफ देखता हुआ पाया बोल पड़ी। उसे अब याद आ रहा था उस दिन जब व्योम उसके घर पर था तो कैसे उसने नौटंकी की थी और व्योम को बाहर खाना पड़ा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी उतर आई थी, वो उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। कहीं ना कहीं व्योम को भी ये महसूस हुआ। मैंने कितनी बार कहा है कि पुरानी बातों को याद मत रखो, और वैसे भी मुझे इन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये तुम्हारे लिए ड्रेस है, आज पार्टी में यही पहन लेना। तुम्हारे कपड़े नहीं हैं यहाँ, तो मुझे जो समझ आया मैंने मंगा लिया, बाकी बाद में खरीद लेना। दी के कपड़े तुम्हें बहुत लूज हैं, व्योम ने कहा तो सानवी ने खुद को देखा। कल रात ही काजल ने उसे चेंज करने के लिए अपने कपड़े दिए थे। सानवी देख रही थी, ये वही शख्स था जिसे उसने इतना परेशान किया था और वो कितना कुछ सोच रहा था उसके लिए। सानवी बोली, मैं बाहर क्या करूँगी आकर, सब बहुत सवाल करेंगे कि कौन है ये। और फिर आंटी, ये सुनामी कब से डरने लगी लोगों के सवाल का जवाब देने से। व्योम बोला तो सानवी उसे देखने लगी। जिस सानवी से मैं 3 साल पहले मिला था वो तो नहीं रही अब। किसी के पर्सनल मैटर में मैं वैसे भी नहीं पड़ता, पर फिर भी बोल रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है जो तुम्हें लगता है कि शेयर कर सकती हो तो एक बार ज़रूर बताना, और अभी के लिए सब छोड़कर अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। मैं खाना भेजता हूँ, वो खा लेना, उसके बाद मेडिसिन। बाहर आ जाना, इंतज़ार रहेगा। दी ने भी बोला है तुम्हें आने का, तो सोच लो कि उनका मान तो रख ही सकती हो ना। व्योम ने वो कपड़े वहीं रख दिए और चला गया। सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आ चुके थे और प्रेरणा की फैमिली भी। प्रेरणा ने पिंक कलर का गाउन पहना था जो कि उसके गोरे रंग पर बहुत ही फब रहा था। कर्ली बाल उसके जो कंधे से थोड़ा नीचे तक आ रहे थे और मेकअप कुल मिलाकर वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और व्योम के पास वो इस वक्त स्टेज पर खड़ी सबसे मिल रही थी। व्योम की निगाहें ना चाहते हुए भी किसी को ढूंढ रही थी और वो थी सानवी, जो अभी तक नहीं आई थी। किसे खोज रहे हैं, कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है क्या? प्रेरणा ने व्योम से धीरे से सवाल किया। वो कब से उसे नोटिस कर रही थी कि जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। नहीं, बस यूं ही, व्योम ने इनकार कर दिया। क्या बात है, लव बर्ड्स के अपने खुसुर फुसुर बाद में कंटिन्यू करना, अभी पहले रस्म कर ले, काजल उन दोनों के पास आती हुई बोली। नहीं दी, हम तो बस। व्योम कुछ बोलने को हुआ, उससे पहले ही सामर्थ्य जीजू बोल पड़े। अरे हाँ साले साहब, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप दोनों की प्राइवेसी का भी फुल इंतज़ाम है। अपनी प्रणु के साथ आपकी स्पेशल मेमोरीज भी तो होनी चाहिए। कहते हुए उन्होंने अपनी एक आंख दबाई। प्रेरणा के चेहरे पर जहाँ शर्मीली सी मुस्कान आ गई थी उसने सिर झुका लिया, वहीं व्योम झेप गया। उन दोनों को देख सभी हंस पड़े। रिंग एक्सचेंज की रस्म के बाद दोनों ने अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया और फिर एक एक गेस्ट से मिलने लगे। दी, वो वॉशरूम किधर है? प्रेरणा ने कुछ देर बाद काजल से पूछा, क्योंकि खाते वक्त उसकी ड्रेस पर थोड़ी सी आइसक्रीम गिर गई थी। व्योम का रूम उधर है, वहीं जाकर यूज कर लो वॉशरूम। काजल ने उसे एक तरफ इशारा किया तो वो उसे थैंक यू बोल उस तरफ बढ़ गई। दी ने तो इसी साइड बोला था। अब यहाँ तो कई सारे रूम्स हैं, इसमें से बी का रूम कौन सा है? उसने खुद से ही सवाल किया। प्रणु, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? व्योम जो कॉल पर बात करते हुए इधर ही आया था, उसने प्रेरणा को देखा तो उसके पास आ गया। वो मेरी ड्रेस, कहते हुए उसने उदास सा चेहरा बनाया। वॉशरूम जाना है? हाँ, दी ने बोला कि इस साइड तुम्हारा रूम है तो वहीं चली जाऊँ। दी, जीजू भी एक मौका नहीं छोड़ते, पक्का कोई अलग ही खिचड़ी पक रही होगी इनकी हमें साथ भेजने की। व्योम खुद में ही बड़बड़ाया। ये सेकंड नंबर वाला रूम मेरा है, जाइए, मैं यहीं बाहर हूँ, उसने कहा तो प्रेरणा उसे देखने लगी। व्योम का चेहरा भावहीन ही था, जिससे उसे कुछ खास समझ नहीं आया। खुश तो होना इस शादी से? अचानक ही उसने व्योम का हाथ थामते हुए उसकी आंखों में देखकर सवाल किया। व्योम उसके इस सवाल पर कुछ हैरान हुआ, फिर खुद को संयत करके बोला, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता प्रणु, हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छे टाइम से जानते हैं और तुम्हें पता है कि मुझे रिश्तों से दूरी ही पसंद है, नहीं पसंद किसी से ज़्यादा घुलना मिलना। हाँ, पर तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, इतना कह सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दो सब समझने के लिए। इस रिश्ते को दिल से अपनाने के लिए कोशिश रहेगी कि तुम्हारे यकीन पर खरा उतर सकूँ।
मुझे पूरा भरोसा है तुम पर और मैं इसी में खुश हूँ कि तुमने मुझे चुना, उसने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। बहुत ही समझदार थी वो और शायद यही वजह थी कि व्योम उसके साथ शादी करने के लिए मना था। उसके बाद वो व्योम के रूम में चली गई। व्योम को अब जाकर शान्वी दिखी थी। उसने वही लाल सूट पहना था जो व्योम आज उसके लिए लाया था, उसे पार्टी में पहनने के लिए। शिखा, ये लड़की कौन है? इसे तो आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। तुम्हारे यहाँ किसी पार्टी फंक्शन में? शिखा जी से उनकी एक खास सहेली ने पूछ लिया। उनका इशारा सानवी की तरफ था। ये हमारे यहाँ रुकी है कुछ दिनों के लिए। इसका एक्सीडेंट हो गया था और रहने का कोई ठिकाना नहीं था। घर वाले भी कोई परवाह नहीं किए और अकेली लड़की को कहाँ जाने देते। व्योम ने कहा, जब तक ठीक नहीं हो जाती यहीं रहने देते हैं, उसके बाद चली जाएगी। आपका व्योम सच में बड़ा नेक दिल है, वरना आज के ज़माने में कौन किसी लड़की को ऐसे रोड से उठाकर अपने इतने बड़े घर में रहने देता है, इतने शानो शौकत से। सानवी जो जूस उठाए ही थी, उसने उन दोनों की बातें सुन ली। उसका भोला मन बहुत आहत हुआ था। उन्होंने तो एहसान किया है तुझ पर, तुझे रहने का ठिकाना देकर, और तू खुद को मेहमान ही समझने लगी। ये लोग बहुत अच्छे हैं, तो क्या इनकी इंसानियत का फ़ायदा उठाएगी? उसे अब ये बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था ये सब। वैसे भी वो नीचे आना नहीं चाहती थी, पर काजल और व्योम के कहने पर आई थी। वो वहाँ से भागते हुए ऊपर कमरे की तरफ बढ़ी कि सामने से आती प्रेरणा से टकरा गई। आराम से यार, प्रेरणा ने उसे संभालते हुए कहा। सॉरी, सानवी ने धीमी आवाज़ में कहा और प्रेरणा को जब देखा तो कुछ मुस्कुराई। कांग्रेचुलेसन, आपकी और डॉक्टर साहब की जोड़ी बहुत प्यारी है, उसने मुस्कुरा कर कहा। थैंक यू, आपको पहचाना नहीं मैंने, प्रेरणा ने एक हिचक के साथ कहा। बीता हुआ किस्सा हूँ जिसका कोई वजूद नहीं, अब कुछ देने के लिए भी नहीं है, बस दुआओं के अलावा, कहती हुई वो एक भी पल रुके बिना वहाँ से आगे बढ़ गई। प्रेरणा उसे जाते हुए देखती रही। सानवी की बातें उसे कुछ खास समझ नहीं आई। अगले दिन थके होने की वजह से सबको नींद अभी भी नहीं खुली थी। व्योम सबसे पहले ही जागा। सुबह के 8 बज रहे थे। उसने थोड़ी देर योगा किया, फिर फ्रेश होकर बाहर आया तो कोई नहीं दिखा। उसने मेड से काफ़ी बनाने को कहा और फिर गेस्ट रूम का डोर खुला देख वहाँ बढ़ गया। वहाँ कोई नहीं था। ये लड़की इतनी सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई, वो बोला, और उसने बाथरूम की तरफ देखा। उसका डोर बाहर से ही बंद था। फिर बालकनी, वो कहीं भी नहीं थी। वो भागता हुआ हॉल में आया और मेड से पूछा, सानवी कहीं बाहर गई है? कुछ बोल कर गई है या कहाँ गई है? कुछ पता है क्या आपको? साहब जी, वो लड़की जिसे आप लेकर आए थे, व्योम ने हाँ में सिर हिलाया। वो सुबह ही चली गई। बोल रही थी कि किसी का एहसान नहीं रखना चाहती। आपने जितना उनके लिए किया वो ही बहुत है। मेड बोली तो व्योम ने अपना सिर पकड़ लिया। ये सच में पागल वागल है क्या? उसने कुछ गुस्से से कहा। उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि कल पार्टी में सानवी को लेकर कुछ हुआ होगा और इसी के चलते वो यहाँ से चली गई थी। इधर सानवी स्टेशन पर खड़ी थी। उसके पास 2 रास्ते थे, एक जो उसी नर की तरफ जाता था जिसने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, तो दूसरी उसके घर की तरफ जाएगा, अयोध्या। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, और इतना तो रोनित को जानती हूँ कि वो चुप नहीं बैठेगा। मुझे अब माँ से मिलना है, आगे कुछ भी हो, उसने खुद से ही कहा। कोमल ने शोभा जी को चाय दी और अपनी चाय लेकर उनके पास ही बैठ गई। मयंक आज दोपहर में जाने वाला था तो कोई जल्दबाजी भी नहीं थी, और दामोदर जी की तबीयत आज कुछ ठीक थी तो वो बाहर गए थे। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? दरवाजे की बेल सुनकर शोभा जी ने कहा। आप अपनी चाय पीजिए मम्मी, मैं देखती हूँ, कोमल ने अपना कप रखते हुए कहा, और जाकर डोर खोला तो सामने सानवी को देखकर उसे एक झटका सा लगा। बिट्टी, उसने इतना ही कहा था कुछ ऊंची सी आवाज़ में, जो सुनकर शोभा जी भी दौड़ती हुई दरवाजे तक आई। बिट्टी बच्चा, इतने सुबह सुबह तू यहाँ? सब ठीक है ना? दामाद जी कहाँ हैं? अकेली ही है? और ये तुझे चोट कैसे आई? उसके सिर पर बंधी पट्टी देखकर उन्होंने एक साथ ही सवाल किया। माँ, अब मैं क्या अंदर भी नहीं आ सकती आपके दामाद जी के बगैर? सानवी भरे गले से बोली। शोभा जी की भी आंखें भर आई थी अपनी बेटी के इस सवाल पर, और उसे पूरे 1 साल बाद देखकर उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और दरवाजे से किनारे हुई। सानवी अंदर आते ही अपने माँ के गले लग गई। ना चाहते हुए भी उसकी रोना तेज हो चुका था और उससे कोमल और शोभा जी कुछ घबरा गई थी।
बिटिया बस रोते नहीं, अपने माँ के पास है ना अब तो। उन्होंने सानवी को खुद से अलग करते हुए उसके गाल को सहलाते हुए कहा और उसका सिर चूम लिया। बहू पानी। जी मम्मी लाई मैं, कहते हुए वो पानी का गिलास ले आई। उन्होंने सानवी को पानी पिलाया। कैसी है बिट्टू? भाभी को तो भूल ही गई शादी के बाद। लगता है रोनित जी इतना भी टाइम नहीं देते कि उन्हें छोड़कर किसी और को याद रख सको। कोमल ने मजाकिया लहजे में कहा। वहीं रोनित का नाम सुनकर शानवी को शांत पड़ गई। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, सबको बहुत याद करती हूँ। मैं मजाक कर रही थी बेटा, मुझे पता है कि बिट्टू मुझे मिस जरूर करती होगी। कोमल ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बिट्टू, दामाद जी ने अकेले भेज दिया तुझे? शोभा जी के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। आखिर बेटी थी वो, उनकी तो परवाह तो होगी ही। ऐसे सुबह सुबह उसका अचानक आना, वो भी अकेले। माँ, उन्हें कुछ काम से शहर से बाहर जाना था 2 हफ्तों के लिए। मेरा एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, तो मैंने कहा कि मुझे आपके पास छोड़ दे, इसी बहाने मैं आप सबके साथ समय भी बिता लूँगी और उनको मेरी फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सानवी ने अपना चेहरा झुकाते हुए साफ साफ झूठ बोल दिया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। फिर ठीक है, शोभा जी को अब तसल्ली हुई थोड़ी। कोमल यार, तुम्हारे काम ही खत्म नहीं होते। कभी मैं कब से आवाज़ दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मयंक की तीखी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। जो रूम से बाहर निकल सीढ़ियों पर खड़ा था, उसने बिट्टी को देखा पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उसके आने से फर्क ही ना पड़ा हो। पर उसकी हालत देखकर वो कुछ विचलित जरूर हुआ था। सॉरी, मैंने सुना नहीं। आप आइए ना, बिट्टी से मिल लीजिए। कितने दिन बाद आई है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सानवी ने मयंक की तरफ देखा। भैया, वो उठते हुए बोली, लेकिन उससे पहले ही मयंक ने अपने कदम पीछे ले लिए। जल्दी आकर कपड़े दो, मेरे मिल नहीं रहे, मयंक ने कहा और वापस रूम में चला गया। माँ, उसने रूधे गले से कहा, तू आराम कर, थक गई होगी ना। उसे सच में काम होगा, आकर मिल लेगा तुझसे। वो कुछ देर तक मयंक के रूम को ही देखती रही, फिर धीमे कदमों से अपने रूम में आई। काफ़ी कुछ बदला सा लग रहा था उस छोटे से कमरे में भी। अब उसकी बनाई पेंटिंग्स नहीं थी एक भी जो वहाँ दिख रही हो। हमेशा बिखरा रहने वाला रूम एकदम साफ था। सामने वॉल पर उसकी एक तस्वीर लगी थी हंसते हुए। क्या ये वही सानवी है जिसे बस हंसना और इतनी शरारत आती थी? अक्सर मस्ती में रहने वाली सानवी की ज़िंदगी कितनी बदल चुकी थी। रूम में ग्रीन पर्दे लगे थे, उसके चेहरे पर फीकी सी हंसी आई। जिंदगी की तरह उसका रूम भी चेंज हो चुका था। उसने बहुत सी चीज़ों को जो उसे नहीं पसंद थी, उन्हें खुद से दूर ही रखा था पहले। पर मिला क्या उसके बदले? वैसे ही ये पर्दे थे। हरा रंग कितना गंदा लगता था उसे, और खासकर डेकोरेशन में तो बिल्कुल भी नहीं पसंद था। उसने जब अपना कबर्ड खोला तो वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गई थी। एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी उसके लबों पर कबर्ड के डोर में लगे छोटे छोटे स्टिकर्स देखकर, जिसमें माँ, पापा, मयंक और सबकी उसकी फ़ोटोज़ थी, जो सानवी ने स्पेशली ऑर्डर करके बनवाया था। वो एक एक चीज़ को छूकर देख रही थी, जिसमें एक सुकून था। इधर कोमल जब रूम में आई तो मयंक टावल गर्दन में टांगे बैठा था। उसके हाथ में उसका फ़ोन था। आपको बिट्टू से मिलना चाहिए था, इतनी बेरुखी भी अच्छी नहीं होती मयंक जी। छोटी बहन है वो आपकी। अगर कोई गलती हो गई तो आपका हक बनता है उसे डांटने का, पर आप तो उसे इतनी चोट आई है, उसकी कंडीशन देखते हुए भी आपने एक सवाल तक नहीं किया कि वो कैसी है और ये सब कैसे हुआ। कोमल ने उसके कपड़े बेड पर रखते हुए कहा। मयंक ने तिरछी नज़र से उसे देखते हुए बोला, हो गया तुम्हारा, तो मैं नहाने जाऊं? वो उठते हुए बोला। आप ऐसे तो नहीं थे। कोमल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम भी तो ऐसी नहीं थी। अपने पति से बातें छुपाने की आदत कब से पाल ली कोमल? उसे बच्ची कहते हो तो क्या इस कदर अंधी हो गई थी उसकी ममता में कि तुम भी मुझे कुछ नहीं बोल पाई थी? पुरानी बातों को क्यों कुरेदना चाहते हैं? जो था वो हो गया। अब सब आगे बढ़ चुके हैं। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी। आपने तो उस छोटी सी बात के लिए हमारा रिश्ता भी दांव पर, कहते हुए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मयंक ने उसकी तरफ देखा तो कोमल खुद को सामान्य कर रही थी और मयंक के कंधे से अपना हाथ पीछे कर लिया।
मैंने कभी फ़र्क नहीं किया, गलती गलती होती है, बिट्टी हो या तुम, मेरी नज़रों में कोई एक खास नहीं है। अगर वो बहन है तो तुम हम सफ़र, पर हाँ वो कुछ बोले ना बोले वो अलग बात है। पर तुम कैसे चुप हो सकती हो उस बात पर जो हमारे घर के मान सम्मान से जुड़ी हो। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो निभा रहा हूँ ना। हाँ अब समझ अलग हो गई है तुम्हारी मुझसे ज़्यादा। तुम्हें परवाह होती है रिश्तों की, इस घर के लोगों की, मयंक ने कहा तो कोमल ने सिसकी भरी। वो जा चुका था, कोमल वहीं बैठ गई। नॉर्मल ही था सफाज भी, पर बिट्टी को देखकर कुछ पुरानी बातों ने दस्तक दी थी उनकी ज़िंदगी में। बिट्टी और व्योम का रिश्ता जब टूटा था, व्योम और उसकी मॉम वापस कानपुर चले गए थे। सानवी को कुछ आराम मिला था इस बात से कि अब कुछ दिन तो सब शांत रहेगा। एक तो कुड़ाल और धोखा, और दूसरे इतनी जल्दी शादी वो समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया था। पर उसे क्या पता था ये छोटी सी बात ही सब कुछ कैसे तहस नहस कर देगी। बिट्टू भाभी आप आइए ना, उसने बेड से उठते हुए कहा। बेटी सच बताओ, तुमने ही कुछ किया है ना ताकि ये शादी ना हो। बेटा मैंने तुम्हें कितना समझाया कि कुणाल अच्छा लड़का नहीं है, और व्योम जी तो कितने सुलझे हुए लगते हैं, हम सब उन्हें अच्छे से जानते हैं। और मयंक जी, पापा जी तो उनके पूरे परिवार के बारे में भी सब जानते हैं। शिखा आंटी कितनी अच्छी हैं, फिर भी तुमने ऐसा किया। भाभी मैंने क्या किया आपने देखा नहीं, उन्होंने ही मना किया था शादी के लिए। वो अनजान बनी रहने की कोशिश करती हुई बोली। भाभी हूँ तुम्हारी, इतना समझती हूँ, कोमल ने कुछ नाराज़गी जताते हुए कहा तो सानवी उसके गले लग गई। आई एम सॉरी भाभी, मैं इतनी जल्दी सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। कुणाल से मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ शायद सही कहा था आपने, वो मेरा अट्रैक्शन था, पर मुझे अभी इतनी जल्दी इन सब से निकल कर किसी और के साथ जुड़ना नहीं सही लगा। मुझसे नहीं हो रहा था, और उस डॉक्टर से तो वैसे भी मेरी नहीं बनती, तो मैं कैसे मान जाती। अभी सामने से बोलती तो सब डांट कर चुप करा देते, तो बस इसलिए मैंने उससे ही डायरेक्ट सब बोल दिया। भिट्टी ने कहा तो कोमल की उसकी मासूमियत और इतने प्यार से बोलने पर बहुत स्नेह आया। उसे भी बिट्टी सही लगी थी। वो समझती थी कि इतना आसान कहाँ होता है एक इंसान से धोखा खाकर दूसरे ही दिन किसी और से शादी के लिए मान जाना। अगर बिट्टी कुछ समय चाहती थी तो इसमें गलत ही क्या था। और दूसरी बात, अभी उसकी उम्र ही क्या थी, एकदम बच्ची ही तो थी वो। मयंक जो ये सोचकर कि सानवी रिश्ता टूट जाने पर उदास होगी उसके पास आया था, उसने दरवाजे पर खड़े ही कुछ एक आधी बातें सुन ली थी। जब कोमल रात को आई तो वो जाग रहा था। आप सोए नहीं अभी तक, वो उसके पास लेटते हुए बोली और अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया। मयंक ने उसकी तरफ करवट ली। कोमल क्या कुछ ऐसा है जो नहीं पता मुझे, उसने प्यार से उसको थामते हुए पूछा। कोमल एक पल को उसे देखती रही, फिर इनकार में सिर हिलाया। उसे लगा मयंक उसके और अपने बारे में बात कर रहा था। बेटी से क्या बात कर रही थी फिर तुम, किस लड़के के बारे में, और क्या कह रही थी कि आज जो हुआ वो उसकी वजह से, उसने आराम से पूछा। तो कोमल कुछ हड़बड़ा गई और उससे दूर होकर बैठ गई। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वही जो तुम दोनों छुपा रही हो सबसे। मयंक जी ऐसा कुछ भी, झूठ नहीं कोमल, वरना अच्छा नहीं होगा हमारे रिश्ते के लिए। तुम्हारा बोला एक भी झूठ, मुझे बस सच सुनना है, केवल सच। अगर चाहती हो कि हमारा रिश्ता ऐसे ही बना रहे तो। मयंक के लफ्ज़ जैसे कोमल की सांसें छीन ले गए थे। उसने उनके रिश्ते को बीच में लाकर खड़ा कर दिया था। एक तरफ कोमल की कसम थी जो उसने बिट्टी को दी थी कि मयंक को कुछ भी ना बताएगी, और दूसरी तरफ उनका रिश्ता। कोमल झिलमिलाई आंखों से उसे देखी, पर मयंक को बस इस वक्त सब सुनना था। बिट्टी किसी लड़के से प्यार करती है, मतलब उसे पसंद, पर उसे लगता है कि वो उससे प्यार करने लगी है। वो लड़का सही नहीं था, वो उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा था अपने टाइम पास के लिए। उसे जब से सब पता चला बहुत उदास थी, रो रही थी, और इसी में व्योम जी से उसकी शादी की बात हुई। पर मुझे सच में नहीं पता था कि सीधे जाकर उन्हें मना कर देगी। मैंने उसे समझाया भी था। उसने रिक्वेस्ट की थी कि आपसे कुछ ना बोलूं। उसने कहा और तुम मान गई, इतनी बेवकूफ़ हो गई तुम भी। वो तो है ही पागल, वो गुस्से से बोला। प्लीज़ मत कहिएगा उसे कुछ भी, वो बहुत परेशान है, कोमल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा।
कोमल, बस जितना करना था कर चुकी। इतनी बड़ी बात छुपाकर वैसे भी तुमने इतना कुछ किया है, उसका साथ दिया, और अब मैं भी कुछ ना बोलूं ये चाहती हो तुम? मैंने उसे आज़ादी दी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी करे वो। कुछ संस्कार और नियम होते हैं एक घर परिवार के, और उसे तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। बहुत कर ली अपने मन की, बस अब वही होगा जो मैं चाहूँगा। गलती हो गई मुझसे जो मैं उसके लिए पापा तक से लड़ जाता था। मयंक को दुख हुआ था और साथ ही बहुत गुस्सा भी आ रहा था। शायद कोई भी भाई होता तो उसे भी आता इस बात पर कि उसकी बहन किसी लड़के के लिए अपने घर वालों से, अपने भाई से बातें छुपाने लगी है, और ऐसे किसी घर आए रिश्ते को मना किया उसने। उस दिन मयंक ने गुस्से में ही सही अपने रिश्ते को कोमल के सामने दांव पर लगाया था, जो बात याद आने पर कोमल को आज भी चुभती थी। उसके बाद से आज तक मयंक और बिट्टी में कभी खास बातें नहीं हुई। मयंक की बिट्टी को लेकर नाराज़गी बढ़ी थी, साथ ही कोमल और उनका रिश्ता भी इसमें काफ़ी हद तक सफ़र किया था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।